देखो क्लोनिंग साइट्स या फिर रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। अब क्लोनिंग साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स का क्या मतलब होता है, ये वेक्टर के अंदर ही होंगे, ठीक है। क्लोनिंग साइट या फिर क्लोनिंग साइट का जो मतलब है वही रिकॉग्निशन साइट है। एक वेक्टर के लिए रिकॉग्निशन साइट क्या होता है, जहां पे हम लोग उसका एंडोन्यूक्लियस डालेंगे, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग जहां पे डालेंगे वो उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जहां पे जाके वो क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। जहां पे वो कट करेगा वहीं पे जाके मेरा क्या लगेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर वहां पे लगा है तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन होना कहां से स्टार्ट करेगा, वहीं से स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। सपोज ये मेरा प्लाज्मिड है और यहाँ पे एक मेरा रीजन है जहां पे कि क्या है मेरा ई कोर 1 का या फिर ठीक है ई कोर 1 या फिर एंडोन्यूक्लियस, जो भी मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। अब देखो अगर ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके कट करेगा इस पॉइंट पे, तो जहां पे वो कट करेगा मेरा जी, तो लोग ये इससे पहले ही पढ़े थे जब हम लोग वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर का जो टेक्निक है उसको देख रहे थे, वहां पे क्या होता था, जहां पे वो कट कर रहा था वहीं पे जाके वो क्या करेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। अगर देखो जहां पे मेरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पे क्या है मेरा रिकॉग्निशन साइट है, किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो ये यहां से कट करेगा, ठीक है। और यहीं पे आके मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि यहीं पे आके मेरा क्या ऐड होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे ऐड होगा, ठीक है। तो हम उसको ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेरा आके ऐड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ, जब ये जाके किसमें डलेगा, मेरा किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डलेगा, तो सपोज यहाँ पे मेरा ओआरआई है, रेप्लिकेशन होना यहाँ से स्टार्ट करेगा, लेकिन ये जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका क्लोनिंग कहां से स्टार्ट करेगा, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो कहां पे है, वो कहां पे रिकॉग्निशन साइट पे है। किसका रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट, यानी कि मेरा क्लोनिंग साइट, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां से क्लोन होना स्टार्ट करेगा, जहां पे उसको डाला गया है, जहां पे वो अटैच्ड है, लिगेशन जहां पे हुआ है उसका। अब वो कहां पे लिगेट हुआ है, कहां पे वो जॉइन हुआ है उसके साथ, जहां पे इसका रिकॉग्निशन साइट है, किसका, मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम डाले थे काटने के लिए, ठीक है। उसी इसको क्या कहा जाता है, रिकॉग्निशन साइट या फिर क्लोनिंग साइट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो क्लोनिंग साइट है, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, ओआरआई, जितना ज्यादा ओआरआई होगा उतना अच्छा, लेकिन जितना ज्यादा क्लोनिंग साइट होगा उतना बुरा। क्यों बोलो, जितना ज्यादा क्लोनिंग साइट होगा या फिर रिकॉग्निशन साइट जितना ज्यादा होगा उतना बुरा। देखो अगर एक वेक्टर में ज्यादा क्लोनिंग साइट होगा या फिर ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगा तो वो अच्छा वेक्टर नहीं माना जाता है। क्यों, सपोज ई कोर 1 के लिए यहाँ पे सपोज बहुत सारा क्लोनिंग साइट है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे भी एक रिकॉग्निशन साइट है, ऐसा बहुत सारा है। तो उसमें क्या करोगे, जब तुम ई कोर 1 डाल रहे हो तो क्या करेगा, ई कोर 1 तो जहां पे भी उसका रिकॉग्निशन साइट दिखेगा वहां पे जाके काट देगा ना, तो इसका बहुत सारा फ्रैगमेंट बना देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा, यहाँ पे तो इस डीएनए का क्या हो जाएगा, पूरे प्लाज्मिड का बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। जितना ज्यादा रिकॉग्निशन साइट यानी कि जितना ज्यादा क्लोनिंग साइट उतना खराब है मेरे लिए। तो मेरे लिए बस एक रिकॉग्निशन साइट होना काफी है, ठीक है, बस एक रिकॉग्निशन साइट होना काफी है, हमको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन साइट नहीं चाहिए, एक या दो हो तो चलेगा, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा हो गए तो वो डीएनए को काट के फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, वो छोटा छोटा कर देगा। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही क्या है कि वो जाएगा देखेगा कहां पे रिकॉग्निशन साइट है, वहां पे उसको कट करना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। अब तुम को यहाँ पे डालो तो यहाँ पे उसका रिकॉग्निशन साइट देगा, वो काट दिया, यहाँ पे लिखा वो काट दिया, यहाँ पे लिखा यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे लिखा यहाँ पे काट दिया। हम लोग को हर जगह पे थोड़ी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, हमको हर जगह पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना ही है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डालेंगे हर जगह पे तब जाके हमको चाहिए इतना सारा रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। और जब ये काट देगा तो ये इतना सारा फ्रेगमेंट हो जाएगा, इतना सारा फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, जो पूरा एंटायर वेक्टर है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उससे फायदा क्या हो मेरा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को जितना मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट उतना बेटर है, ठीक है। तो देखो जरा ये समझ में आया रिकॉग्निशन साइट। अब देखो क्या है कि जितना भी हम लोग वेक्टर्स को यूज करते हैं, जितना सारे वेक्टर्स को यूज करते हैं हम लोग, वहां पे क्या होता है, अच्छा हाँ, ये जो रिकॉग्निशन साइट हम लोग हमेशा वहां पे ढूंढने का कोशिश करते हैं जहां पे मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। सपोज ये मेरा एक प्लाज्मिड है और इस सेक्शन में मेरा एक सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। अब सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम होता है, सपोज यहां से यहां तक मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है,
देखो सपोज ये मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है तो क्या होगा कि वीडियो ऑन, ठीक है। देखो ये सिलेक्टेबल मार्कर मेरे को क्या काम में आएगा, हम इसको यूज करके क्या पहचान सकते हैं, नहीं हम इसको यूज करके क्या पहचानेंगे कि वो मेरा रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब कैसे पहचानते हैं, इस सिलेक्टेबल मार्कर को डिस्ट्रॉय करके, है कि नहीं। अगर सिलेक्टेबल मार्कर मेरा रेजिस्टेंस अगेंस्ट किसका है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक है, तो उस जीन को, जो जीन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक है, उस जीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तभी ना इसको जहां पे बैक्टीरिया में डालेंगे तो वो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाएगा, तब जाके हमको उसको पहचान में आएगा कि वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है यहीं पे हमको क्या डालना पड़ेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे डालना पड़ेगा, तभी जाके ये सिलेक्टेबल मार्कर डिस्ट्रॉय होगा, तभी जाके हमको पता चलेगा। तो अगर इसको यहाँ पे डालना है, मतलब हमको मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसी में डालना है, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर में ही डालना है, तभी जाके ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो जाएगा, अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब अगर हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डालना है तो बताओ मेरा रिकॉग्निशन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका रिकॉग्निशन साइट पे कहां पे होना चाहिए, यही सिलेक्टेबल मार्कर पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जहां पे होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वहीं जाके जुड़ता है, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वहीं जाके जहां पे जुड़ता है वहीं पे उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है, यानी कि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे जुड़ रहा है तो यहीं पे मेरा क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट भी होना चाहिए। तो रिकॉग्निशन साइट जरूरी तो नहीं है कि यहां पे होगा, है कि नहीं, जरूरी नहीं है यहाँ पे होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग जितना सब प्लाज्मिड सब होता है उसमें कहीं ना कहीं पे इतना बड़ा रीजन होता है, सिलेक्टेबल मार्कर बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हमको एक रिकॉग्निशन साइट मिल जाता है, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट मिल जाता है तो हम वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पर जरा देखो क्या होगा कि ये क्लोनिंग साइट है ये और जितना सारा भी एक वेक्टर का फीचर होता है, जैसे कि उसमें ऑरआई मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए, लेकिन दूसरा बात क्या कि जो क्लोनिंग साइट है ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। देखो ये जो एक रेस्ट्रिक्शन है, सपोज ई कोर 1 डाल रहे हैं उसके लिए ये वाला रिकॉग्निशन साइट है, अगर हम लोग कुछ और डालें हिंड 2 डालें तो उसके लिए ये रिकॉग्निशन साइट होगा क्या, सबके लिए अलग होता है कि नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है तो सबका रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट होगा, है कि नहीं। तो यानी कि एक अच्छा वेक्टर किसको बोला जाएगा, जिसमें बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट जो होते हैं अलग अलग तरह के होंगे, एक तरह का बहुत सारा नहीं, अलग अलग तरह के बहुत सारे होंगे। उससे क्या होगा, हम लोग एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। सपोज इस प्लाज्मिड वेक्टर में मेरा मोर देन वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है, मेरा रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। सपोज एक रिकॉग्निशन साइट E41 का है, यहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट मेरा सपोज HIND2 का है, ठीक है। यहाँ पे E41 का नहीं होना चाहिए, E41 यहाँ पे भी E41 तो क्या होगा, ये दो टुकड़ा में फ्रेगमेंट में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर E41 का है, यहाँ पे HIND2 का है, ठीक है। यहाँ पे सपोज और किसी का होगा, ठीक है, तुम लोगों में एक और है क्या नाम उसका, BAHM, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे है, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे है तो क्या होगा कि हम चाहे तो तीनों में से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं, जो 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं, सब एक एक बार काटेंगे। देखो E41 का डालेंगे तो सिर्फ यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे नहीं कट करेगा, HIND2 को डालेंगे तो यहाँ पे नहीं कट करेगा, बस यहाँ पे कट करेगा, BHM2 को डालेंगे तो यहाँ पे कट करेगा, इन दोनों में नहीं कट करेगा, ठीक है। हम जितना हो सके उतना सारा, मेरा अगर बहुत सारा रिकॉग्निशन साइट होगा अलग अलग तरह का, एक तरह का नहीं, अलग अलग तरह का अगर रिकॉग्निशन साइट मेरा बहुत सारा होगा तो हम बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक फीचर हुआ। तीसरा चीज क्या है कि सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए, ठीक है, एक सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए कुछ। अब देखो यहाँ पे सपोज इस प्लाज्मिड में मेरा टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस के लिए है या फिर एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है, लेकिन हर वेक्टर में होगा क्या, 2-3 ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर होगा क्या, नहीं होगा। और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मोर देन 1 या फिर 2 होगा तो बहुत अच्छा बात है, मेरे लिए उतना ज्यादा कॉपी नंबर होगा, है ना, ये हम लोग पढ़े। तो एक प्लाज्मिड वेक्टर में इतना सारा कैरेक्टर्स लाना, इतना सारा प्रॉपर्टीज लाना उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि हम लोग एक ही प्लाज्मिड वेक्टर में अच्छा प्रॉपर्टी सब लेके आए, इसके लिए एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड वेक्टर है हम लोग का, ठीक है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड मतलब आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्टेड, मतलब उसमें कुछ हम लोग जानबूझकर उस वेक्टर को बनाया ऐसे गया है कि इसमें इतना सारा सब कुछ मेजॉरिटी ऑफ द तुम्हारा फीचर सब जो है वो आ जाए, ठीक है। तो उसको लिख लो, ठीक है, उसको हम उसके ऊपर हम जाएंगे PBr 3। देखो
ये एक आर्टिफिशियली डिराइव्ड क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। जैसे तो लोग प्लाज्मिड, बस प्लाज्मिड और ओनली प्लाज्मिड हम लोग देखे थे ना, ये आर्टिफिशियली बनाया गया इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियली डिराइव्ड प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। तो इसका नाम पीयूसी भी है क्योंकि प्लाज्मिड को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डिराइव किया गया था, इसलिए इसको पीयूसी बोलते हैं, पीयूसी वेक्टर। पर इसका नाम पीबीआर 322 है, जो कि इसका नोमेनक्लेचर पे इसका नाम आया। देखो पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बॉलिवर, ठीक है, बॉलिवर एंड रोड्रिगेज, ठीक है, बॉलिवर एंड रोड्रिगेज, ये नाम है साइंटिस्ट का जो लोग इसको निकाले थे, ठीक है। देखो हम बता देंगे रोड्रिग्स, ठीक है, बॉलिवर एंड रोड्रिग्स, बीआर, ठीक है। हाँ, दो साइंटिस्ट थे, बॉलिवर एंड रोड्रिग्स जो है वो इसको डिराइव किए थे। और 322 जो है वो उसका सीक्वेंस नंबर है, मतलब उस लैब में जितने सारे भी एक प्लाज्मिड से जितने सारे भी इस तरह के जितने सारे भी मेरे प्लाज्मिड वेक्टर निकाले गए थे उसमें से 322 नंबर का होगा। इससे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी से आइडेंटिफाई करके इसको ये नाम दिया गया पीवीआर 322, ठीक है, स्मॉल p कैपिटल आर 322, ठीक है, समझ में आया। अब देखो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से डिराइव होता है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मिड जो है इसमें, ये प्लाज्मिड जो है इसमें वो सारा का सारा जितना कैरेक्टर है जो कि हम लोग चाहिए हम लोग को, वो सारा का सारा कैरेक्टर्स को यहाँ पे देने का कोशिश किया गया है। देखो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है मेरे, है ना, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो कि हम लोग का क्लोनिंग वेक्टर में चाहिए होता है, यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिनका कि रेकग्निशन साइट है। देखो यहाँ पे ईकोर 1 का यहाँ पे रेकग्निशन साइट है, क्लाव 1 का यहाँ पे रेकग्निशन साइट है, हिंड 3 का यहाँ पे रेकग्निशन साइट है, ठीक है ना। हम इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। कट करने के लिए हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ईकोर 1 भी है, क्लाव 1 भी है, हिंड 3 भी है। अब देखो ये जो BAMH1 है ये भी एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पे रेकग्निशन साइट है, साल 1 उसके लिए भी एक रेकग्निशन साइट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो पूरा दोनों जो रिकॉग्निशन साइट्स है वो किसके अंदर आ रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन जो है यहाँ पे देखो मेरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है, यहाँ से बीच में एक एरिया है जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, वो वाला जीन यहाँ पे है, ठीक है। और उसी के अंदर एक रिकॉग्निशन साइट है किसका, BAMH1 का, और यहाँ पे साल 1 का, ठीक है। यहाँ पे देखो PBU2 का यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। यहाँ पे एक ROP है, ROP मतलब होता है कि रिप्रेशर ऑफ तुम्हारा प्राइमर। अब इसका तुम लोग का फंक्शन तो तुम लोग का ये में कोर्स में नहीं है, बस याद रखना इसको ROP बोलते हैं, ठीक है, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, ठीक है। ठीक है, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। और ये यहाँ पे देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यही पहले से है, ठीक है। अब देखो ये जो PBR 322 होता है इसमें दो तरह के एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बनता है, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए और एक इस तरफ देखो एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए रेजिस्टेंस बनाता है। मतलब ये जो PBR 322 जिस भी होस्ट सेल में होगा उसको ना टेट्रासाइक्लिन से कोई खतरा है ना ही एम्पिसिलिन से, ठीक है। अब देखो इस एम्पिसिलिन में फिर PBU1 का भी है और PHT1 का भी है, क्या रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। PBU1 का भी रिकॉग्निशन साइट है और PHT1 का भी रिकॉग्निशन साइट है। अब ये सब किसके अंदर आ रहे हैं मेरे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली ध्यान रखना कि एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस भी देता है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस को देता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया ना, समझ में आया इतना, इस डायग्राम को याद रखना होगा, ठीक है। ईकोर 1 क्लावर हिंड 3 BAMH1 और सालोन इसके अंदर आते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन के अंदर आते हैं। यहाँ पे PBU2 है, यहाँ पे ROP है, यहाँ पे ORI है, ठीक है। ROP होता है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस साइड आ रहा हूं, इस साइड में मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए एक जीन है, उस रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के पास ही मेरा PB2 होगा और PHT1 के होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा PBR 322। अब देखो इस PBR 322 को हम लोग यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है यहाँ पे, हम लोग यूज कर सकते हैं इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्या चीज रिकॉग्नाइज करेंगे कि मेरा जो जब हम मेरा वेक्टर जो क्लोनिंग ऑफ वेक्टर हुआ वो जो है वो कॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट है या फिर नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तुम इसका डायग्राम जल्दी बनाओ। देखो
ये है मेरा पीवीआर 320। हम क्या करेंगे कि इस पीवीआर 320 जो है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को पहचान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो मेरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्टेबल मार्कर है, ये टेट्रासाइक्लिन मतलब जीन है वो मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है, उसके लिए रेजिस्टेंस बनाता है ये। यहाँ पे लेकिन दो है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। अब देखो हम क्या करेंगे, मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है उसके पास ही मेरा क्या है BAMH1, मतलब यहाँ पे मेरा BAMH1 का रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, यानी कि उसी के अंदर आएगा। अब देखो क्या होगा कि अगर हम BAMH1 का, अब देखो यहाँ पे इकोरोन यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं BAMH1 का हम एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको जब यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यही BAMH1 हम कहाँ पे डालेंगे, मेरा जहां से हमको जीन निकालना है, सपोज ये मेरा कोई एक डीएनए है, यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ तक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, यहाँ से मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो यहाँ पे भी हम क्या डालेंगे BAMH1 निकालेंगे, क्यों, ताकि इसका जो स्टिकी एंड से इसके साथ मैच करे और ये इसके साथ ये एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया ये इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे भी हम BAMH1 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा एंटायर कट जाएगा। कट जाने से क्या हो जाएगा कि मेरा सपोज यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर ये आ जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो देखो इस ये टेट्रासाइक्लिन के लिए बना पाएगा क्या रेजिस्टेंस, नहीं बना पाएगा, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं बना पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन के लिए अभी भी बना रहा है, ठीक है। अगर ये जीन एक्सेप्ट हो गया और अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ तो, अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ तो देखो सपोज ये मेरा एम्पिसिलिन के लिए है और ये क्या है मेरा टेट्रासाइक्लिन के लिए है और यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे BAMH1 डाले लेकिन इसमें क्या हुआ एमिशन, लेकिन अभी क्या हुआ ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, ये अभी भी टेट्रासाइक्लिन के लिए बना रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सेपरेट आउट कैसे किया जाएगा, देखो कि जो तीन पॉसिबल केसेस हम लोग पढ़े थे, एक पेट्री डिश में या फिर किसी भी एक एक्सपेरिमेंटल लैब में टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्रेजेंट है और एक में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस क्या है मेरा ये AMPR है और ये टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है AMPR तो है और ये यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट। और एक केस क्या हो जाएगा मेरा जहां पे कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया सेल है, देखो ये सपोज एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के अंदर है। और एक केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर वो गया ही नहीं, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं तो इसमें क्या होगा मेरा कि ये तो होगा नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेट है। अब देखो क्या होगा कि इन दोनों में से इन नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट इसको कैसे अलग किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, पेनिसिलिन डाल देंगे। क्या डालेंगे इसके ऊपर, पेनिसिलिन डालेंगे। याद रखना हम इसमें क्या डालेंगे, सॉरी पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन, ये जो एम्पिसिलिन है उसको डालेंगे, ठीक है। एम्पिसिलिन डाल देने से क्या होगा कि देखो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ये वाला भी नहीं है कि ये वाला भी नहीं है ना। अगर प्लाज्मिड गया ही नहीं है तो ये एम्पिसिलिन तो बनने का चांस ही नहीं बनता, है ना। तो ये बैक्टीरिया जो है क्या हो जाएगा, मर जाएगा तुरंत। ये मर गया, समझ में आ रहा है। जब पेनिसिलिन डाल देंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। तो हाँ सॉरी एम्पिसिलिन डालेंगे तो ये मर जाएगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है ही नहीं, ठीक है। तो ये मर गया। पर यहाँ पे भी देखो एम्पिसिलिन बन रहा है, इसमें भी एम्पिसिलिन बन रहा है, ठीक है ना। देखो ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेंट है, हाँ ट्रांसफॉर्मेंट है प्लस रिकॉम्बिनेंट भी है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। पर इसमें भी तो एम्पिसिलिन बन रहा है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस बन रहा है, तो दोनों ही बच जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करके सॉरी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करके ये ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को इधर रख लिया और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को उधर रख लिया। देखो कैसे कैसे अलग किया जाएगा कि ये जब मर जाएगा, ये जब मर जाएगा तो ये अपना कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दोनों जो है ये अपना कॉलोनी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सब ग्रो कर रहे हैं। अगर ग्रो कर पा रहे हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये लोग जो है ट्रांसफॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि ये जो है ये दोनों में से कौन सा मेरा एक्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये हो गया ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये मिट जाएगा, ठीक है। पेट्री डिश में कौन कौन है, ये दोनों है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक अलग पेट्री डिश में लिया जाएगा, ठीक है। किसी अलग टेस्ट ट्यूब पे या फिर किसी भी अलग पेट्री डिश पे लिया जाएगा। कैसे लिया जाता है कि इसका एक अच्छा मतलब एक सीट लिया जाता है, जैसे नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उस तरह से कोई सीट लिया जाता है और इसके ऊपर थपकाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर रखा जाता है। तो उससे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया उसके ऊपर चल जाएंगे, इससे कुछ बैक्टीरिया उसके ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। फिर उसको दूसरे पेट्री डिश में लेकर रख दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया थे अब यहाँ से चल गए कहाँ पे, उधर चल गए। हम लोग नहीं चाहते कि जो एम्फिसिलिन वाला जो मीडियम है उसमें मिक्स किया जाए कुछ, ठीक है। वो एम्फिसिलिन वाला मीडियम को हम लोग हटाना चाहते हैं। तो अभी जो नया वाला मीडियम होगा उसमें एम्फिसिलिन नहीं होगा, ठीक है। उसमें बस ये दोनों बैक्टीरिया हैं जो कि चले गए हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं इनमें हम लोग अभी क्या डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे, ठीक है। अगर टेट्रासाइक्लिन डाल दिया जाए तो क्या होगा, अब तो यहाँ पे बस दो ही है ना। टेट्रासाइक्लिन में देखो क्या होगा कि ये जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है। उस पेट्री डिश में जहां पे टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है, यहाँ पे ये देखो ये टेट्रासाइक्लिन का ये भी बन रहा होगा, क्या एंटीबायोटिक भी बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, है कि नहीं। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बन रहा होगा और यहाँ पे नहीं बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है ही नहीं, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन नहीं है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट का मेरा रहेगा, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन नहीं बन रहा होगा। तो ये जो है ये ग्रो कर पाएगा क्या, इसको ग्रो करने में प्रॉब्लम होगा, मुश्किल होगा इसको ग्रो करने में। तो वहां वैसे ही स्टैग्नेंट रह जाएगा, मतलब वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। जबकि ये जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है और एम्फिसिलिन का भी रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे एम्फिसिलिन डालें चाहे टेट्रासाइक्लिन डालें, ये जो बैक्टीरिया है ये खुद को रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब ये बैक्टीरिया और भी बनेंगे। तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग क्या दिखाई देगा, इसका कॉलोनी ग्रो कर रहा है और इसका कॉलोनी नहीं ग्रो कर रहा है। लेकिन ये बहुत खुश होगा, हम तो अपना कॉलोनी ग्रो कर ले रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट आउट करते हैं कि ये जो कॉलोनी ग्रो कर पा रहा है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए ग्रो कर पा रहा है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता तो टेट्रासाइक्लिन बना ही नहीं पाता, तब तो ग्रो ही नहीं कर पाता। लेकिन ये ग्रो नहीं कर पा रहा, यानी कि ये मेरा रिकॉम्बिनेंट है, ये एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए ये टेट्रासाइक्लिन नहीं बना पा रहा है। समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग फिल्टर आउट करते हैं कि किस तरह से हम लोग का कौन सा जो मेरा होस्ट है वो कौन सा एक्सेप्ट किया है, कौन सा नहीं एक्सेप्ट किया है, ठीक है। ये हो गया। पर ये जो है बड़ा टीडियस प्रोसेस है, ठीक है। ये जो है बहुत टीडियस प्रोसेस है। इसको क्योंकि हम लोग को दो बार, एक बार एम्फिसिलिन डालना पड़ता है, फिर टेट्रासाइक्लिन डालना पड़ता है, तो इसको नहीं करके हम लोग एक और चीज करते हैं, ठीक है। पहले तो लोग इसको बना लो, उसके बाद हम कुछ छोटा सा चीज है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो ये लेकिन बड़ा टीडियस प्रोसेस है, ठीक है। ये देखो ये इसमें हम लोग को 2-3 बार अलग अलग एंजाइम्स डालना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, वेट करना पड़ रहा है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक और तरीका है। देखो ये जो टेट्रासाइक्लिन है, ये जो टेट्रासाइक्लिन का जीन है, इसके अंदर में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम जो जीन होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ जीन होता है जो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। अब तुम लोग याद होगा अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज हम लोग लैक ऑपरेंड में पढ़े थे, जो कि लैक ऑपरेंड जो कि हम लोग का ई कोली के अंदर जब भी हम लोग का लैक ऑपरेंड देखे थे, जहां पे कि अगर लैक्टोज नहीं होगा, सॉरी ग्लूकोज नहीं होगा तो लैक्टोज अंदर आता है। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में कौन यूजफुल होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज हम लोग का यूजफुल होता है। और वो कहां पे बनता है, एक मेरा जीन के वजह से बनता है। एक जीन सीक्वेंस वही प्रोटीन है, वही उसी से बनेगा, फिर उसी से प्रोटीन बनेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। तो देखा गया है कि प्लाज्मिड वेक्टर जो होता है ये वाला PBr322, इसका टेट्रासाइक्लिन के अंदर BAMS1 तो है नहीं, उसका साइड से एक और साइड भी है, वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ठीक है, नेचुरली बनाता है। पर देखो अगर हम लोग का ये हम लोग क्या कर दिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, GOI इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये भी कट जाएगा और
ये भी कट जाएगा, है कि नहीं। अब ये दोनों ही नहीं बनेंगे, दोनों बनेंगे क्या, क्योंकि मेरा जीओ आई आ गया, है कि नहीं, जीरो ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मतलब टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस भी नहीं बनेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर दोनों ही नहीं बनेंगे तो इससे हमको क्या फायदा हो सकता है, देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है, देखो एक चीज देखना, बीटा ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, क्रोमोसोमल सबस्ट्रेट है, उसका नाम है एक्स बीटा गाल, ठीक है, एक्स बीटा गाल, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट है, इसका बस नाम याद रखो, एक तरह का ये केमिकल है, ठीक है। अब ये इसके केमिकल तो नहीं बोल सकते इसको, क्रोमोसोमल सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये जो है ये इसके साथ जब ऐड होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या देता है, कलर, और वो क्या कलर होता है, ब्लू, ठीक है, ये कलरफुल हो जाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब इसके साथ ऐड करते हो वो क्या बन जाएगा, ब्लू कलर बन जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। अब देखो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो एक्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसके साथ ऐड करके किसके साथ नहीं एक्स कर पाएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, कलर ब्लू नहीं आएगा, ठीक है। तो जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है वो लोग कलर ब्लू दिखाएंगे क्या, नहीं दिखाएंगे, ये क्या दिखाएंगे, नो ब्लू कलर, ठीक है। हाँ ये यहाँ ब्लू कलर नहीं होगा, और यहाँ पे मतलब कोई कलर नहीं होगा, सॉरी एक मिनट ये ब्लू कलर होगा, है ना, ये इसमें नो ब्लू कलर होगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है तो यहाँ पे ब्लू कलर, देखो अगर यहाँ पे ये यूजुअली क्या देता है, ब्लू कलर दे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर बन रहा होगा तो वो एक्स बीटा गैलेक्टो मिलकर क्या देगा, ब्लू कलर दे रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरा क्या बन रहा होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा होगा, है ना। अगर इसको एक्स गैल के साथ मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। और यहाँ पे क्या नहीं बन रहा होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा होगा, और इसमें तुम क्या पुट करो, एक्स बीटा गैल पुट करो, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा, है कि नहीं, बिना कलर का होगा, ब्लू कलर नहीं दिखाएगा, है कि नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को पेट्री डिश में लिए, ठीक है, अब हम उसके ऊपर क्या डालेंगे, एक्स बीटा गैल डाल देंगे, ठीक है, पेट्री डिश में एक्स बीटा गैल डाल दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो वाला मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा और जो वाला मेरा रिकॉम्बिनेंट होगा, जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो क्या दिखाएगा, कलरलेस, ठीक है, वो कलरलेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ना ही टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस बन रहा है, ना ही क्या बन रहा है मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या नहीं होगा, ब्लू कलर नहीं आएगा, तो ये क्या दिखेगा, ये कलरलेस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो एम्फिसिलिन भी बन रहा है, टेट्रासाइक्लिन भी बन रहा है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बन रहा है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है तो एक्स गाल जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और क्या कलर देगा, ब्लू कलर देगा। जब हम लोग इसका माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इनका जो कॉलोनी है, एक कॉलोनी जो होगा सारे के सारे जब रेप्लिकेट करेगा, इसका जो इतना सारा भी कॉलोनी बनेगा वो सारा का सारा क्या बनेगा, ब्लू कलर का बनेगा, वो ब्लू कलर दिख जाएगा हमको, और ये क्या होगा, कलरलेस होगा। तो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। हम लोग का काम का कौन सा है, कलरलेस, ब्लू कलर वाला नहीं, ठीक है, हम लोग का काम का कौन सा है, कलरलेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट हो गया है, तभी जाके ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना है, तभी जाके ये कलरलेस रहा, ठीक है, समझ में आया। ये एक तरीका है जिस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन कॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट और नॉन कॉम्बिनेंट डीएनए को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आया तुम लोग को। इसको कहते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्शन इनएक्टिवेशन मतलब क्या, कि जब हम लोग यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे रहे हैं, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जब डाल दे रहे हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज मेरा क्या हो जा रहा है, इनएक्टिव हो जा रहा है। मतलब अगर अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट होता है तो मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो जाएगा,
इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या बनेगा वो कलरलेस। और अगर यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं हुआ तो मेरा बीटा गैलेक्टोसाइड एक्टिवेट रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड क्या होगा एक्टिव होगा। अगर ये एक्टिव होगा तो क्या बनाएगा ब्लू कलर देगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स को जो कि रिकॉम्बिनेंट होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। समझ में आया? ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्पिटेंट, ठीक है।